अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब अहमद। बजट की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ हाजिर हूं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास अब हो चुका है। अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी भी दी जा चुकी है। आइंदा माली साल के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर वफाक और सूबों में इत्तफाक राय भी तय पा गया है। वफाकी तरक्याती बजट 1126 से कम करके 1000 अरब कर दिया गया है। फिर वफाक माली गुंजाइश पैदा करने के लिए पीपल्स पार्टी और सूबों से अपनी बात मनवाने में भी कामयाब हो ही गई है। NFC फार्मूले पर अगर बात की जाए तो उसकी नजरसानी के बजाय मुतबादिल स्ट्रेटजी अपनाई गई। NFC अवार्ड का मौजूदा फार्मूला बरकरार रखा जाएगा। चारों सूबे मिलकर विफाक को 1200 अरब रुपए से जायद की ग्रांट फराहम करेंगे। मजीद फिस्कल स्पेस पैदा करने के लिए भी PSDP को महदूद किया गया है। 126 अरब की कटौती के बाद पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1000 अरब रुपए तक आ गया है। कौमी दिफा और अमन तरजीह करार दी गई है। सिर्फ दिफा और दाखिले के जो नए मंसूबे इसमें शामिल होंगे। तनख्वाहदार तबके की अगर बात की जाए तो उनकी कुछ सुनी गई है, ऐसा ही महसूस हो रहा है। हुकूमत नए बजट में 50 अरब रुपए तक रिलीफ देने पर गौर भी कर रही है। माहाना 1,83,000 से ज्यादा आमदन वाले अफराद को रिलीफ मिलने का इम्कान है। माहाना 2,67,000 रुपए तक आमदन पर इनकम टैक्स में 5% कमी की तजवीज़ भी दी गई है। इनकम टैक्स स्लैब की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 करने पर भी मुशावरत जारी है। सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद कमाने वालों पर आयद सरचार्ज खत्म करने पर भी इस वक्त गौर किया जा रहा है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत का कर्जों पर इन्हिसार भी जारी है। एक साल के दौरान 9.3% इजाफा हुआ। अप्रैल तक मजमूई कर्ज 81,930 अरब रुपए पर पहुंच गया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आज मुआशी इक्तसादी सर्वे भी जारी होना है। हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ मैं कराता चलूँ। सबसे पहले हमें ज्वाइन एच मूसा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन हैं, रिन्यूएबल एनर्जी एडवाइजर भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया वकास साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साथ में डॉक्टर आफिया मलिक साहबा में ज्वाइन कर रही हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, सीनियर रिसर्च इकोनॉमिस्ट भी हैं। वकास एच मूसा साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। वकास साहब, क्योंकि हम हमेशा बात तो करते हैं, मैं आगाज़ यहीं से करता हूँ कि जो रिन्यूएबल एनर्जी एडवाइज़र आप ज़ाहिर हैं भी इस वक्त जो पाकिस्तान है उसमें जब भी हमारी बात होती है और ये इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं तो यही जिक्र होता है कि किस तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। मुसलसल हम बात कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। सबसे पहले हम अगर इसकी वजूहात पर बात कर लें कि क्या वजूहात है कि अब तक इस पर हम शिफ्ट नहीं हो पा रहे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। इसमें अगर हम देखें तो एक आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं और अब हम जा चुके हैं कि नहीं। मेरे तो इसमें पॉजिटिव राय होगी। मेरी राय ये है कि या मेरा अगर ओपिनियन आप लें तो इसमें यह है कि हम ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। इस वक्त अगर हम दुनिया की बात करते हैं, जो एज पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन, जब हम इंटरनेशनल दूसरी एसोसिएशन के साथ बैठे होते हैं या उनसे बात कर रहे होते हैं तो हमेशा हमसे वो पूछते हैं कि तुम लोग पाकिस्तान में ऐसा क्या कर रहे हो कि 40 गीगावाट्स तकरीबन हमने जो है इंस्टॉल कर लिया है सोलर का। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हम इस राह पर चल चुके हैं, लेकिन ये अभी राह बड़ी तवील है और इसमें जो है आगे अभी रास्ते यानी अभी मंजिलें काफ़ी बाकी हैं। तो अब इसमें जो हमने सोचने की चीज़ है वो ये है, और एसोसिएशन की तरफ से जो मैसेज भी देते हैं गवर्नमेंट को वो ये देते हैं कि देखें, सोलर इज़ नॉट द प्रॉब्लम, सोलर इज़ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अब ज़माना चेंज हो गया। अब ये जो मोबाइल का ज़माना है ख़त्म हो गया है। मोबाइल का ज़माना जिस तरह आया था, टेलीफोन का ज़माना ख़त्म हो गया था, इसी तरह जो एक पुराना निज़ाम है बिजली का, उसका ज़माना ख़त्म हो गया है। और अब जो है आपने ये देखना है कि सोलर को हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कॉस्ट सेविंग के लिए और अपनी रेजिलियंस के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है ना वो यही है कि देखें, सोलर आपको इंडिपेंडेंस देता है। अभी पिछले 3-4 महीने से तो हम इसको बड़ा इसका एक प्रैक्टिकल तजुर्बा देख रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान में जो हमें नज़र आया है इम्पैक्ट, ये जो गल्फ़ क्राइसिस हुई है, जो ईरान अमेरिका वॉर हुई है, उसमें जो आसपास के एशिया के ममालिक हैं, आप इंडिया ले लें, आप बांग्लादेश ले लें, आप मलेशिया ले लें, आप फ़िलीपींस ले लें, उसमें जिस तरह की डिस्टर्बेंस हुई है, पाकिस्तान में भी ज़ाहिर डिस्टर्बेंस तो हुई है, लेकिन बतदरीज बेहतर सिचुएशन है हमारे पास। या हमारे पास एक इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस क्यों है? क्योंकि हमने सोलर इतना ज़्यादा लगाया हुआ है। तो अब हमने जो चॉइस करनी है ना, जो एक आप समझ लें हम एक फॉग रोड पे खड़े हुए हैं, वो ये है कि हम इस इंडिपेंडेंस को बढ़ाना चाहते हैं या हम बैक टू प्रीवियस जाना चाहते हैं। इस पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जो सोलर पैनल्स की बात हो रही थी, या उसकी फिर बाद में तरदीद भी आ गई थी, लेकिन इस वक्त क्या सिचुएशन है? सर, इस पे जो हम इस वक्त अगर बात करते हैं, जो हमें नज़र आ रहा है, जो हमारी बातचीत चल रही है, मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को बिल्कुल इदराक है कि इससे सोलर से हमें फ़ायदा हो रहा है और सोलर को जो है टैक्स से बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन टैक्स का जो एक प्रोसेस है वो एक ज़ाहिर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, उसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। तो अभी तक जो नज़र आ रहा है वो तो यही है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि टैक्स ना लगाया जाए सोलर पैनल्स पे, सोलर पे टैक्स बढ़ाया ना जाए। अगर आप एसोसिएशन से पूछें तो हम तो कहते हैं कि टैक्स को ख़त्म कर देना चाहिए, सोलर खासकर GST को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि GST एक कंजम्पशन टैक्स है।
देखें, आप कोई चीज़ अगर महंगी करते हैं, टैक्स लगता है तो चीज़ महंगी हो जाती है। कोई चीज़ महंगी होती है तो ख़ुद ब खुद उसकी डिमांड कम हो जाती है या उसकी लोगों की रसाई कम हो जाती है उस तक। तो अगर लोग सोलर कम लगाएंगे तो उससे तो हमें नुकसान होगा ना। इस साल शायद पैसे आ जाएंगे कुछ, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो हमें नुकसान इस होगा। डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं कि लोग भी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि ऑफ ग्रिड रहा जाए, ऑन ग्रिड ना जाया जाए। हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैं जफर मोतीवाला साहब। बहुत शुक्रिया जफर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको भी शामिल गुफ्तगू करें। जफर साहब, जिस तरीके से हम स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखते आए हैं पिछले चंद माह में, फिर ज़ाहिर है ग्लोबल शॉक आया। हमने जो इस वक्त ईरान अमेरिका की वॉर की वजह से वो ग्लोबल शॉक भी देखा, उसका मार्केट में भी जो रुझान है वो हम देखते हैं, कभी मार्केट गिर जाती है फिर थोड़ी बहुत रिकवर होती है। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की क्या सूरत हाल है? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी जफर साहब। अच्छा जी, अभी तो गुमसुम सी है मार्केट, क्योंकि एक तो ये जंग खत्म ना होने का एक सिलसिला है, दूसरा फिर यहाँ पर इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स बता रही है गवर्नमेंट, वो भी हौसला शिकन है। कुछ अच्छी खबरें आई तो मार्केट बड़ी अच्छी होने शुरू हुई थी, जिसमें एक था कि सुपर टैक्स शायद हट जाएगा, तो इंडस्ट्री के लिए हट जाने का नहीं है, परसेंटेज वाइज थोड़ा कम किया जाएगा सिंबॉलिक वे से। तो उससे ये था कि एक नजर आता है कि कंटिन्यूएशन होगी। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का खतरा बढ़ गया है इन्फ्लेशन की वजह से, वो फिर डिम कर देता है। और जंग की वजह से और फिर ये प्रोविंशियल जो पॉलिटिकल क्राइसिस जैसा नजर आ रहा था बिटवीन प्रोविंस एंड फेडरल में, वो भी एक किस्म का हमारी मार्केट को डैमेज कर रहा है। तो अभी आप यूं समझ ले कि हम लोग 1,68,000 से 1,71,000 के इंडेक्स के मार्जिन के अंदर इसी सर्किट में फिर रहे हैं। और ये बजट के फौरन बाद ही सब रियलाइज होगा कि अब मार्केट किस सिमट लेगी। दूसरा, अभी अगर फाइनल टचेस हैं इस वॉर के, तो ये भी हमको बहुत बड़ा बूस्ट देंगे अगले महीने तक। सही सही। राफे साहिबा अभी हमारे साथ मौजूद हैं, आफिया मलिक साहिबा, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर आफिया मलिक साहिबा, ज़ाहिर है ग्लोबल शॉक की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो हम तो देखते हैं कि दीगर ममालिक में ऐसा होता है कि जब कोई ग्लोबल ऑयल शॉक भी आता है या किसी किस्म का ग्लोबल शॉक आता है तो जो इन्फ्लेशन है उसको लिमिट किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब हम देखते हैं तो ऐसा रुझान है कि लेवी को बढ़ा दिया जाता है और जो फ्यूल टैक्सेशन है उसमें रिडक्शन के बजाय उसमें इजाफा कर दिया जाता है। पाकिस्तान ने कैसा हैंडल किया जब हमने देखा कि ग्लोबल ऑयल शॉक, जब हमने ज़ाहिर है वो ऑयल शॉक पाकिस्तान को भी आके फील हुआ? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जब इनिशियली जब हम ग्लोबली ऑयल की प्राइसेस ऊपर गई थी ना, उस वक्त तो ज़रूरी थी क्योंकि हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज इतने नहीं थे कि हम उसको जो है वो कंटेन कर सकते। तो उस वक्त तो जो इंक्रीज किया गया वो तो बात समझ में आती है। लेकिन बाद में जो हमने पेट्रोलियम लेवी को इंक्रीज करना शुरू कर दिया सिर्फ और सिर्फ अपने जो रेवेन्यू के टारगेट्स को अचीव करने के लिए, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है ना, वो ज़्यादा खतरनाक भी है और उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी कंज्यूमर पे। क्योंकि पहले वाला जो था उसको तो थोड़े अरसे के लिए था कि वो एकदम से जो है वो $100 पर बैरल जब वो प्राइसेस ऊपर गई, तो उसको तो जाहिर है कि हमारे रिसोर्सेज ना, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने सफिशिएंट थे और ना हमारी फिजिकल स्पेस थी कि हम उसको जो है वो किसी तरह से वो कर सकते। लेकिन वो वहां तक बात समझ में आती है। लेकिन लेवी को इंक्रीज करते जाना, वो वाली जो चीज़ थी ना, उसने डायरेक्टली हिट किया कंज्यूमर को। और अभी मजीद जो खबरें आ रही हैं उसमें यही है कि हमारा जो ओवरऑल जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर, आपको पता है कि वो किस कदर कमज़ोर है, कि हमारा जो ज़्यादातर इन्हिसार है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे होता है। और पेट्रोलियम लेवी को मजीद जो है वो 18% बढ़ाने की बात की जा रही है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो जाहिर है उसका, और ये वाले जो टैक्सेस होते हैं ना, ये रिग्रेसिव टैक्सेस होते हैं, इनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होता है ना वो लोअर इनकम पे होता है, या लोअर मिडिल इनकम और मिडिल इनकम पे सबसे ज़्यादा इनका इम्पैक्ट आ रहा होता है। और वो किसी भी की तरह की सब्सिडी देने से जो है ना वो वाला इम्पैक्ट कम नहीं हो सकता। वो आपका सिर्फ पेट्रोलियम की प्राइसेस से सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऊपर नहीं जा रही, वो आपका ओवरऑल सप्लाई चेन की प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, उससे आती हैं उससे। तो ये जो है वो डायरेक्टली फिर वो इन्फ्लेशन को हिट करता है, और इन्फ्लेशन जब हिट होती है लेकिन आफिया साहिबा, आप समझती हैं कि ज़ाहिर है पहले एक 60 रुपीज़ का कैप हुआ करता था लेवी के ऊपर, फिर वो बढ़ाकर 70 रुपए कर दिया गया, फिर 2025 में से खत्म ही कर दिया गया। तो क्या इस वक्त हुकूमत को एक ज़ाहिर है एक लेवी का कैप तो होना चाहिए कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती? बिल्कुल बिल्कुल कैप होना चाहिए कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। क्योंकि अभी तो देखिए, अगर हम पिछले 10 साल का देखें ना, तो लेवी हमारी जो परसेंटेज इंक्रीज हमारी हुई है वो ऑलमोस्ट 800% हमने जो है ना पेट्रोलियम लेवी इंक्रीज की है। उसके मुकाबले में अगर हम अपने डायरेक्ट टैक्सेस को देखें तो उसकी जो इंक्रीज है ना वो सिर्फ 400% है।
तो आप उसी से अंदाजा लगा लें कि हम, और ये सबसे आसान टैक्स होता है ना कि ये इसको कलेक्ट करना बहुत आसान है। तो इसलिए, लेकिन इस पे आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि इसमें एक कैप की जरूरत है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली जो है वो इकोनॉमी पे आ रहा है, कंज्यूमर पे आ रहा है, और उसके बाद वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है। बिल्कुल। वकास साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। आप जो सऊदी रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें भी बहुत अपनी रिसर्च भी कर चुके हैं, काम भी कर चुके हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान का पावर जनरेशन का प्रॉब्लम है वो तो ऐसा हमें दिखाई नहीं देता, पावर जनरेशन तो हो रही है, लेकिन जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारा जो बुनियादी मसला है वो क्या है कि क्या जनरेशन मिक्स का प्रॉब्लम है, क्या ट्रांसमिशन का इशू है, किस वजह से हमारे यहाँ बिजली महंगी है, आवाम को सस्ती हम नहीं दे पा रहे? अच्छा, इस सवाल को अगर हम देखते हैं ना तो इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेट्स से कि एक हमारा ओवरऑल जो मसला है वो क्या है। जो ओवरऑल हमारा मसला है वो ये है कि हमारी बिजली महंगी है। बिजली महंगी क्यों है? क्योंकि उसमें हमने मिक्स डिस्क्राइब किया हुआ है। जिस तरह से हमने उसको जिस मॉडल पे उसको लेके चल रहे हैं, उस मॉडल में जब कैपेसिटी बढ़ती, यानी जब यूजेज बढ़ती है, बल्कि ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, मेरे ख्याल ये एक इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम का ही मसला है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो एक बड़ा पार्ट प्ले करती हैं। तो जितनी ज़्यादा आपकी कंजम्पशन होगी, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ज़्यादा डिवाइड हो जाएगी, तो उससे कॉस्ट कम आएगी। तो हमारा मसला ये है कि फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि कंजम्पशन कम है, क्योंकि हमारी खपत कम है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके बहुत सारे वजूहत हैं, तो उसमें जो है उसकी वजह से आपका जो है वो कॉस्ट बढ़ती है। अच्छा, और इसी सिस्टम के अंदर कुछ आप कहें सेकंड जो प्रॉब्लम है ना, वो आप कह सकते हैं कि वो है जिस जगह पे बिजली चाहिए होती है उस जगह पे उस टाइम पे नहीं पहुंच सकती। तो फॉर एग्जांपल अभी जो 2-3 महीने पहले मसले हुए थे जिसमें पंजाब में हमें लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, उस टाइम पे सिंध में हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी थी। यानी कि कैपेसिटी फेलियर नहीं है, ये हमारा पॉलिसी फेलियर है, हम ये कह सकते हैं। आप कह सकते हैं प्लानिंग फेलियर कह सकते हैं, पॉलिसी फेलियर कह सकते हैं। इसको अगर सोलर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो खासकर ये ज़्यादा स्टार्क हो जाता है, क्योंकि सोलर में न सिर्फ ये कि जोग्राफिकल मसला आ जाता है, एक और मसला आ जाता है सुबह और शाम का। सूरज सुबह के टाइम पे है, दिन के टाइम पे है, शाम के टाइम पे हमारी कंजम्पशन है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को सुबह से लेकर रात तक किस तरह लेके जाना है, तो इस पे मेरा ख्याल है कि आप कह सकते हैं कि कुछ काम हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जिस स्पेस पे काम हो रहा है, जिस स्पीड पे काम हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है और उसमें जिद्दत लाने की ज़रूरत है। हमने थिंकिंग अपनी न्यू ईरा के हिसाब से करनी है। जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि अब हम एक न्यू ईरा में आ गए। ये अब फॉसिल फ्यूल्स का निज़ाम जो है, या फॉसिल फ्यूल्स का ईरा ख़त्म होकर अब हम रिन्यूएबल ईरा की तरफ आ गए हैं। और इस ईरा की तरफ आते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उस लिहाज से बहुत आगे है कि ट्रांसमिशन यानी जो ट्रांजिशन है, इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा सोलर लगाया है और इसमें सबसे ज़्यादा सोलर आवाम ने लगाया है। सबसे अच्छी चीज़ मैं खासकर जैसे मैं सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक में जब हम स्टडी करते हैं या उनको देखते हैं, तो उधर जो बिजली का निज़ाम है, ये जो सोलर का निज़ाम है, वो आ रहा है ज़्यादातर ग्रिड लेवल पे, समझ लें IPPs की तरह के मॉडल पे ही आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो एक ख़ास फ़र्क है बाकी दुनिया से, और जिसकी वजह से सारी दुनिया हमारी तरफ देख भी रही है, वो ये है कि हमारे यहाँ ये एक ग्रास रूट लेवल पे सोलर लगाया जा रहा है। किसान लगा रहा है, जो है आपका घर वाले लगा रहे हैं, स्कूल वाले लगा रहे हैं, मॉल्स वाले लगा रहे हैं। तो इंडिविजुअल्स ये फैसला कर रहे हैं, पैसे भी अपने लगा रहे हैं। जियोग्राफिकल कंडीशंस की बात भी की, तो क्या हमें इस पर भी अब सोचना चाहिए? हम इंडस्ट्री को सस्ती बिजली नहीं दे पा रहे, क्रॉस सब्सिडी कम करने की कोशिश भी की गई, उसके बावजूद हम लोग कंपैटिटिव नहीं है अगर रीजन में देखा जाए। तो क्या आपको ये भी लगता है कि इस पर भी अब सोचना चाहिए कि ज़ाहिर है कि हम अगर ये देखें कि इंडस्ट्रीज को जो हमारी सदर्न साइड है वहां पर ही लगाया जाए, अगर वहां पर सस्ती बिजली पैदा हो रही है तो हमें क्या जरूरत है कि हम पंजाब में इंडस्ट्रीज लगाएं, उसके बाद यहां से फिर उसके जो चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस पर भी कुछ प्लानिंग अब करनी चाहिए हुकूमत को। जी, मेरा ख्याल है देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो कि देखनी चाहिए, लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है जिसको आप आज तो इंडस्ट्री उठा के हम नहीं लेके जा सकते, लेकिन इसको देखना चाहिए और इस चीज़ को देखना चाहिए कि कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसमें इंपोर्ट्स ओवरसीज से आ रहे हैं और इसके बाद आपने उसको प्रोसेसिंग करनी है, तो उसको किस साइड ऑफ द कंट्री पे होना चाहिए, वो एक चीज़ देखने की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले कुछ मेरे ख्याल है शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है जिसको बड़ी जल्दी किया जा सकता है, जो कि कुछ आप कह सकते हैं कि उसको क्रिएटिव तरीके से देखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अब दिन के टाइम पे हमें सबको पता है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि सोलर से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। और अब तो देखिए ना, नेट बिलिंग के जरिए जो है हुकूमत इवन सोलर की बिजली 8.5-9 रुपये में खरीद रही है, बल्कि इससे कम में उसको पड़ती है। तो इस बिजली को दिन के टाइम पे हम क्यों 50 रुपए की बेचें? इसको दिन के टाइम पे, और 50 रुपए क्योंकि टैक्सेस भी हम बहुत ज़्यादा लगाते हैं, इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है कि सारे के सारे टैक्सेस आपने बिजली के बिल से ही लेने हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो दिन के टाइम पे अगर टैरिफ को कम किया जाए, इस पर मेरा ख्याल है कुछ काम हो भी रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मेरा ख्याल है ज़्यादा ज़रूरत है कि इस काम पे और लोगों को इन्वॉल्व किया जाए और लोगों से एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाए। ये ना हो कि पॉलिसी आ जाए और बाद में सब उसका फीडबैक दे रहे हो कि ये पॉलिसी तो बेहतर नहीं है। तो हम लोग एज पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन हम काम कर रहे हैं, हम जो है गवर्नमेंट को रिकमेंड कर रहे हैं कि आप सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 2 या 3 बजे तक एक सुपर ऑफ पीक का टैरिफ स्लैब लेके आए जो कि तमाम कंज्यूमर्स के लिए हो। तो उसमें ये होगा कि जो आपको लो कॉस्ट ऑफ बिजली आ रही है, और क्योंकि हमें अक्सर लोग कहते हैं कि सोलर तो जो है वो साहिब सरवत लोगों ने लगाया है, तो मैं कहता हूँ कि भाई साहिब सरवत ने लगाया तो अच्छी बात है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। अब इसका फायदा आप सबको इस तरह पहुंचाएं कि दिन के टाइम पे बिजली का रेट सबके लिए कम कर दें, सिर्फ सोलर वाले के लिए कम कर दें, अगर नॉर्मल रेट सबके लिए कम कर दें, बिजली का रेट कम होना चाहिए आम कंज्यूमर के लिए भी, इंडस्ट्रीज के लिए। इससे डिमांड भी बढ़ेगी और वो जो हमारे दूसरे मसले आ रहे हैं वो भी सॉल्व होंगे।
डॉक्टर आफिया साहिबा, जैसा कि ज़ाहिर है हम इस वक्त बात ये कर रहे हैं और वकास साहब ये फरमा भी रहे हैं कि इस वक्त हमें सस्ती बिजली प्रोवाइड करने की ज़रूरत है आवाम को। सारा टैक्स हम बिजली के थ्रू आवाम से इकट्ठा कर रहे हैं। क्या पॉसिबिलिटीज़ आपको लगती हैं या क्या ऐसा सॉल्यूशन है जो इस वक्त गवर्नमेंट को दिया जा सकता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लिया जाए और इस मसले का एटलीस्ट कोई शॉर्ट टर्म हल तो निकाला जाएगा, लॉन्ग टर्म हम नहीं भी निकाल पा रहे तो? जी बिल्कुल, मैं जो वकास साहब की बात है उससे एग्री करूंगी कि हमें जो है ना अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज करना है और उसकी बेस्ट यही है कि हम अपना जो टैरिफ डिजाइन है उसको चेंज करें। हम उसमें डिफरेंट, आपने ज़रूरी तो नहीं कि एक ही रेट पे आपने सारा दिन बिजली प्रोवाइड करनी है। और दूसरी बात ये कि जो टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं उसको आप बिजली के दुनिया भर में अगर देखें ना तो इतने ठीक है, वो जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स में इतने टैक्सेस होते हैं, लेकिन बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना उन्होंने अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स में जो है ना इतने ज़्यादा टैक्सेस, ये जीएसटी जो है इतने हाई रेट पे नहीं रखा हुआ। तो आप कुछ ऐसा करें कि टैक्सेस को कम करें। उसके बाद अभी जो हम ये जो फ्यूल कॉस्ट सरचार्ज ले रहे हैं या जो डेट सर्विसिंग सरचार्ज जिसको हम बोलते हैं, उसको हम कुछ अरसे के लिए क्या हम ऑन होल्ड नहीं कर सकते, ताकि हम अपना जो रेट है ओवरऑल नेट जो हमारा बिजली का पर यूनिट रेट है उसको कम कर सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसकी कंजम्पशन बढ़ाई जाए। और जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो वो कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू ऑटोमेटिकली, जैसे वो अभी शुरू में इन्होंने भी बताया कि फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाएंगी। तो फोकस इस वक्त यही होना चाहिए और उस पर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस पे बैठ के बात करे गवर्नमेंट, वो जो है वो साइलोस में बैठ के वो सोल्यूशन इसका ना तलाश करे, इस पर डीपर जाके इस पर डिस्कशंस हों और एक जो है वो कंसेंसस की बेसिस पे एक पॉलिसी लेकर आए कि रेट्स को किस तरह से कम किया जाए और मैक्सिमम हम अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है उसको इंक्रीज करें, जिसका फायदा सबको हो, ना कि सिर्फ एक सेलेक्टेड ग्रुप को इसका फायदा हो। ठीक है जफर साहब, मैं अब आपसे ज़रा तज्जिया चाहता हूं क्योंकि अब ज़ाहिर है बजट आने वाला है, तकरीबन पेश हो जाएगा फ्राइडे को, अब तक जो इम्कानात हैं। लेकिन हम समझना ये चाह रहे हैं कि इन्हीं पॉलिसी मेकर्स का ये 5वां बजट है और इसी मुआशी टीम की अगर बात की जाए तो इनका 3रा बजट है, लेकिन हम लोग जो हमारी स्टेबलाइजेशन है उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, एफडीआई ला नहीं पा रहे हैं, इस वक्त इंडस्ट्रीज को उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं। फिस्कल स्पेस पैदा करने की कोशिश इस बार की गई है, सूबों से उसमें मदद ली गई है, उनसे कुछ फंड विफाक ने हासिल करने की कोशिश की, उसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार कुछ किसी किस्म की हम ग्रोथ की तरफ जाने में कामयाब हो सकते हैं इस साल? देखिए बहुत मुश्किल लग रहा है हमें तो। एक तो इंटरनल स्क्वाबलिंग जो कहते हैं ना, इंटरनल पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो उसने मारा है। फिर बजट में जितने टारगेट्स उन्होंने एम्बिशियस बहुत ज्यादा आगे रखे थे वो सब में गलत पड़ गए हैं। अभी भी वो बोल रहे हैं 3.75 से जीडीपी बढ़ी है, जबकि नहीं बढ़ी है। ये बातें हैं। इधर आपकी डॉलर रुपी की पैरिटी, जो हम बड़े खुश हो रहे हैं कि पैरिटी अच्छी है, लेकिन अगर हम वो इंपोर्ट खोलते हैं और एसेंशियल आइटम का इंपोर्ट खोलते हैं तो भी आपके डॉलर की पैरिटी जो है वो गड़बड़ कर जाएगी। इंटरेस्ट रेट दोबारा बढ़ने की बात हो रही है और लेवी पर लेवी लगाकर डायरेक्ट टैक्सेस की जगह इनडायरेक्ट हर के ऊपर, गरीब अमीर के ऊपर लग रहा है। तो वो ऐसा लग रहा है कि आसान तरीका ही यही है कि भाई वो जो है ना लेवी लगा दे फ्यूल पर, और फ्यूल के लेवी से मेरे को तो लगता है कि ये $75 भी ऑयल हो जाएगा ना तो भी यहाँ पर ये 300 के ऊपर ही रखेंगे। तो ये जो हालात हैं और आगे के जो अभी ये टारगेट्स देंगे उससे तो नहीं लग रहा है। दूसरा फिर ये 1700 सिंध गवर्नमेंट का और ये सब सूबों का मिलकर उसको देना अपना फेडरल को, ये भी कोई बीच में आया है तो ये फैसला हुआ है। फिर इसमें भी स्क्वाबलिंग हो रही थी कि भाई ज्यादा हिस्सा जब वापसी फेडरल करेगा तो किसको जाएगा वापस, और ये भी। तो ये सब चीजें बजट में मेरे ख्याल में नजर आएंगी। और देखिए हमें हमेशा देखो कहता हूं हमारी मार्केट है ना वो झूठ नहीं बोलती है। तो जब हमारी मार्केट इस तरह गुमसुम हो जाए, चुप हो जाए, तो इसका मतलब उसको भी समझ नहीं आ रहा कि किस तरह सब टारगेट्स हम अचीव करेंगे। तो जफर साहब कोई मुस्तकिल हल अब निकाल लेना चाहिए कि एनएफसी फॉर्मूले पर नजरसानी कर ली जाए, कोई एक मुस्तकिल हल निकाल लिया जाए ताकि फिस्कल स्पेस हर साल हमारी हुकूमत के पास हो, अवाम को रिलीफ देने के लिए भी और ग्रोथ के लिए भी। हेलो जी जी जफर साहब आपको आवाज आ रही? हाँ जी, मैं बात कर रहा था कि ये जो टारगेट्स अचीव में कि भाई हम अपनी जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी तादाद बढ़ाएं, वो भी नहीं हो रहा है।
अच्छा, एग्रीकल्चर पर भी कुछ जो इन्होंने कहा था कि भाई ये हम लगाएंगे, उससे भी कोई आमदन नहीं हुई है, और उन्होंने तो बिल्कुल फिक्स कर दिया है। छोटी छोटी मार्केटें जो हैं पूरे पाकिस्तान में हैं, वो तो बिल्कुल मना कर देती हैं कि भाई हम नहीं करेंगे। अब इन्होंने एक नई शुरू की है कि फिक्स टैक्स पर दुकान लगाएंगे। तो उसका भी फॉर्मूला क्या है, कैसे लगेगा, कितनी साइज की होगी, किस तरह वो पेमेंट होगी, यानी पर मंथ होगी या पर ईयर होगी या क्या होगा, कुछ पता नहीं है। तो ये ऐसी स्कीमें लाना जो काम ही ना कर तो सके और सिर्फ बजट आपके में दे देना। आपके ख्याल में जफर साहब, ये फिक्स टैक्स की जो स्कीम है ये इस बार भी कामयाब नहीं होगी? 2024 में तो हमने देखा था ताजिरों की स्कीम लाई गई थी और उसमें कोई खातिर खा फायदा नहीं हासिल हुआ था। नहीं, वो उस टाइम है ना, ये कह रहे थे कि बाबू एक रखो, अपना अकाउंटेंट रखो। तो उस टाइम वो रिफ्यूजल हो गया था कि भाई वो शब्बर जैदी का टाइम था, मुझे याद नहीं है। तो वो जो था उसके टाइम पर ये बाकायदा झगड़े हो गए थे बिटवीन शॉपकीपर्स एंड एफबीआर, और ज्यादा तूल पकड़ गए थे। इस दफा इन्होंने समझ गए कि इसके लिए फिक्स इनकम का होना, फिक्स अमाउंट ले लेना पर साइज ऑफ दुकान, वो ज्यादा अचीवेबल है। वो हो सकता है अगर इन्होंने इजी इजी इनको स्पॉन्सर रिस्पॉन्स करने का टाइम और इनके साथ खुश असलूबी से पेश आए, तो ये हो सकता है। ये हो सकता है। और साथ में जैसा कि आपने एफबीआर का जिक्र भी किया, जो अहदाफ इस बार रखे गए हैं तकरीबन लास्ट ईयर से 18% ज़्यादा हैं, वो अहदाफ फिर कैसे हासिल होंगे अगर हम टैक्स बेस ब्रॉडन ही नहीं करेंगे और उन्हीं लोगों पर टैक्स लगाएंगे जो हम लास्ट टाइम जिनसे टैक्स लेते रहे, चाहे वो सैलरी क्लास हो या इंडस्ट्रीज हो? जो एक प्रोग्राम था लास्ट ईयर का, तो उसमें पूछा ये बजट में सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ है। तो मैंने कहा वो जो टैक्स नहीं भरता, जो टैक्स ब्रैकेट में नहीं है। वो उसको हंसी आती है, ना उसको परवाह है कि कौन से स्कूल बनेंगे, ना उसको परवाह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ जाएगा, ना उसको परवाह है कि हॉस्पिटल में कितना लगेगा, उसको कुछ परवाह नहीं है। वो बैठा है आराम से हंस रहा है इधर हम लोगों की परेशानियां देख देख कर। अभी वर्ल्ड बैंक ने इतना बड़ा स्कैंडल आउट किया है करप्शन का, आपको पता है। तो 6 अरब रुपए का निकला है। ऐसे कितने हैं कि वो अरबों रुपए कहाँ गए पता नहीं है, रोड बना नहीं है और पैसे गायब हो गए। तो ऐसा खतरनाक लेटर वर्ल्ड बैंक ने लिखा कि जो हमने उनकी इस टाइप की लैंग्वेज कभी सुनी नहीं थी। जो उन्होंने लेटर लिखे हैं हुकूमतों को, डिफरेंट प्रोविंस के, कि भाई ये आप हो ना, हमारे पैसे वापस करो। तो ये एटीट्यूड, ये करप्शन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फेलियर, ये रोड ना बनना, हॉस्पिटल ना, इसमें ज्यादा खुश वही होगा ना कि जिसके पैसे ही नहीं लग रहे हैं। हमारे तो पैसे लग रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के पैसे लग रहे हैं, आईएमएफ के पैसे लग रहे हैं। तो वो सब मिल मिलाकर भी इनके पेट पूरे नहीं हो रहे, इनको अभी भी और चाहिए। ये दिस इज हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि भाई यहाँ तक हम पहुंचते, थोड़ा सा अच्छाई भी आई, थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट भी कम होने लगे, शुरू हो गए, डॉलर रुपये की पैरिटी भी स्टेबल हो गई। ये सब ये है ना, ये अपने खुदगर्जी में, अपने करप्शन में तबाह कर